सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। अब देखो COS जो होता है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो किसी मॉलिक्यूल्स का, भाई सेंटर की बात करो ना, तो कोई किसी मॉलिक्यूल का सेंटर तो एक ही होगा। तो COS जो होता है ना, वो किसी मॉलिक्यूल्स का एक ही होगा उसका सेंटर। उस सेंटर से अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल लेते हुए आइडेंटिकल एटम और ग्रुप को टच कर लोगे तो मॉलिक्यूल्स में COS प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझो, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या मतलब हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री का? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इज द सेंटर सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेयर two lines are drawn, two lines are drawn at angle 180, at angle 180 degree, then they touch identical group or atom, identical group or atom at equal distance, equal distance। ठीक है, ये मतलब होता है COS का। समझना ध्यान से, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ग्रुप है CH3, यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ H, डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ CH3। तो ध्यान समझिएगा, ये मेरे पास एक सेंटर है, दिस वन, ये सेंटर है। इस सेंटर से मैं सबसे पहले चला ऊपर की तरफ, तो जैसे मैं ऊपर चला तो मुझे क्या दिखा? CH3। और ये इसी पॉइंट से जब मैं नीचे गया तो मुझे क्या मिल गया? CH3। कितने का एंगल लिया? 180 का। तो अपोजिट डायरेक्शन चलने पर मुझे आइडेंटिकल ग्रुप और एटम मिल गया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, उल्टा चलते हैं। मैं नीचे की तरफ चला H, तो ऊपर की तरफ भी क्या दिखा? H, है ना? तो मतलब मैं इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन पे मूव करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर 180 डिग्री का एंगल लेते हुए, इफ दे टच आइडेंटिकल ग्रुप और एटम, then that type of the symmetry is known as what? Center of symmetry। और वो कितनी होती है किसी मॉलिक्यूल्स में? एक ही हो सकती है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर तो एक ही होगा। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सुनो। Yes. अच्छा, अब मैंने कहा कि अच्छा बताओ, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखिएगा ध्यान, समझिएगा। ये Cl above द प्लेन है, ये Cl बिलो द प्लेन है, ये Br above द प्लेन है, और ये Br बिलो द प्लेन है। बताओ इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट से जितना मैं ऊपर की तरफ गया उतना ही कहाँ चला गया मैं? नीचे की तरफ। इस सेंटर से जितना मैं ऊपर Br की तरफ ले गया उतना ही कहाँ चला गया? नीचे चला गया। जितना मैं आगे चल रहा हूँ बॉन्ड मिल रहा है, उतने पीछे पे भी बॉन्ड मिल रहा है। जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे चलने पर भी बॉन्ड मिल रहा है। तो क्या इसमें भी COS हो गया?
Yes. क्लियर करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा बॉन्ड भी देखते हैं। कुछ भी कहीं यार सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कुछ दिखेगा, एटम, ग्रुप, बॉन्ड, वो सब हर एक पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आइडेंटिकल ग्रुप और एटम टच करना चाहिए उसको, तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। जैसे मान लो, सर हाँ बेटा, सर ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म के लिए पॉसिबल हो? नहीं अलग अलग ट्रांस के लिए भी क्यों पॉसिबल, जैसे मैं तो ये बता रहा हूँ कि किस किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है वो दिखा रहा हूँ। मैं तो आपसे कुछ भी मॉलिक्यूल्स दे करके पूछ लूंगा। जैसे मान लो मैंने अगला मॉलिक्यूल्स दिया आपको, अब मुझे बताओ कि इसमें COS है या नहीं है। यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, बताओ इसमें COS होगा नहीं होगा? है सर। यस सर। दिखाई दे रहा है? नहीं है सर। नहीं है भाई। इस पॉइंट से NH और अगर CO। तुम ऊपर गए तो नीचे तो ठीक मिल गया, अगर तुम H की तरफ गए तो इधर भी ठीक मिल गया, लेकिन जब तुम N की तरफ जा रहे हो तो N की तरफ कहाँ मिल रहा है भाई? इधर N है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे जाने पे क्या मिल रहा है तुम्हें? CO मिल रहा है। तो कहाँ है भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री? यानी कि इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने पर किसी भी डायरेक्शन मूव करने पर अपोजिट डायरेक्शन पे आइडेंटिकल ग्रुप और एटम टच करने चाहिए। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता, NH CO CO NH, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा CH3। वो अब है बताओ, सर, है। अब है, अब इस पॉइंट से कहीं भी मूव करो तुम, तुम्हें आइडेंटिकल ग्रुप और एटम टच कर जाएंगे। बोलो ऐसा नो? यस सर। अच्छा सर नेक्स्ट, हाँ बेटा। सेकंड वाले में सर अगर मतलब बी आर दोनों अबव द प्लेन होते तो भी हो जाता ना सर? नहीं होता ना, कैसे हो जाता? अगर Br अबव द प्लेन होता तो नीचे जाने पर तुम्हें क्या दिखाई देता? H दिखाई देता। एंगल अलग होता है। तो फिर कैसे दिखाई दे जाता? मैंने क्या कहा? अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आइडेंटिकल ग्रुप को टच कर दे। आइडेंटिकल का है, नीचे तो H रखा हुआ है फिर। हाँ सर। अरे यार ये सुनो, यस सर। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने लिखा HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और H, बताओ भाई इसमें COS है नहीं है? ओ सर। क्या सबको दिखाई दे रहा है? नहीं। इसमें COS है या नहीं है? नहीं है सर। बोलो यस और नो। है सर। नहीं है। इसमें नहीं है। COS नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन है और ये आउट है भाई। कितने लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, परपेंडिकुलर है वो। जब परपेंडिकुलर है तो ये H अगर ऊपर है तो यहां तो नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा, ये तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये तो बाहर की तरफ H रखा हुआ है और ये H अंदर की तरफ रखा हुआ है, और ये H ऊपर है, ये H नीचे है। तो इस पॉइंट से जब ऊपर जाओगे तो नीचे कोई एटम दिखाई देगा तुम्हें? बोलो यार। नहीं। फिर कैसे आ गया COS इसके अंदर? अरे यार ये सुनो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं लिखूं HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और H। अब बताओ इसमें COS है या नहीं है? है सर। अब है है इसके अंदर COS, क्योंकि इस पॉइंट से जितना इधर इतना इधर, जितना उधर इतना उधर, तो इसमें आ जाएगा COS आपका। बोलो भाई क्या आपको COS दिखना आ गया? यस सर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लास्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ, सॉरी अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, AAOS। नेक्स्ट हेडिंग AAOS से बोलते हैं अल्टरनेटिंग
alternating axes of symmetry. अल्टरनेटिंग एक्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो यार, अल्टरनेटिंग एक्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को, भाई एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो अपने को पता ही है कि किसी एक्सेस के अलोंग मतलब 360/n रोटेट कर रहा हूँ, समझा ध्यान से। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सेस के अलोंग रोटेट कराया जाए और फिर उस मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज ले ली जाए, अगर वो मिरर इमेज एक्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर लेगी, तब मॉलिक्यूल्स में AAOS प्रेजेंट हो जाता है। क्या बोला, समझिए ध्यान से डेफिनेशन। if a molecule if a molecules appear in its mirror image rotated by 360/n along an axis then AAOS is present। तो मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, AOS प्रेजेंट रहेगा। अब देखना, समझना ध्यान से, एकदम से समझ में नहीं आता है, थोड़ा टाइम लेता है। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, समझिएगा ध्यान से। एग्जांपल क्या लिया मैंने कि मेरे पास यहाँ पर एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है ना। अब इस साइक्लोब्यूटेन पे मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। मैं पहले वाले को थोड़ा सा अलग कलर से दिखा रहा हूँ जानबूझ करके, ठीक है, ये अलग कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, Cl, यहाँ H रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ Cl। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको क्या, ये H ऊपर की तरफ है, ये Cl ऊपर की तरफ है, ये H ऊपर की तरफ है और ये Cl नीचे की तरफ है। कार्बन प्लेन पे रखे हुए और फिर 4 एलिमेंट नीचे की तरफ रखे हुए हैं। क्लियर है ये। अब मैंने क्या करा, इसको एक एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर मैंने इसको रोटेट कर दिया भाई, क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है इसी में, इसमें अल्टरनेटिंग एक्सेस है ना। तो पहले इसको एक एक्सेस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर मैंने रोटेट किया। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कार्बन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखना है इसका, कैसा बनेगा जरा चेक करिएगा। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो यहाँ दिखाई देगी आपको, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl, और यहाँ क्या लगा हुआ है, H, और यहाँ क्या दिखाई देगा बताओ, H और Cl। बताओ यहाँ क्या दिखाई देगा, Cl और H, और यहाँ क्या दिखाई देगा, Cl और H और Cl दिखाई देगा। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको। अब मैंने क्या करा, इसके नीचे, प्लेन के नीचे मैंने मिरर लगा दिया। अच्छा, मिरर की खासियत क्या, अगर मैंने मिरर नीचे लगाया है तो जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे क्या वो ऊपर नजर आएंगे, बोलो भाई। हाँ सर, सब बोलो भाई, क्या क्लियर हो रही मेरी बात, मैंने क्या बोला अभी। भाई मैंने क्या करा, ऊपर हो जाएंगे। हाँ भाई मैंने क्या करा, बस मैंने मिरर नीचे नीचे लगा दिया, ये मिरर लगा दिया मैंने। अगर मैंने मिरर नीचे लगा दिया तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने कि अब इमेज देखता हूं मैं, क्या क्या बन रही है इमेज, बताओ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, बताओ यहाँ क्या दिखाई देगा ऊपर, बोलो। Cl, यार ये नीचे है ना, तो ये ऊपर दिखाई देगा ना।
बताओ, ये नीचे है तो ऊपर दिखाई देगा H और H, CH एच और सी है। यहाँ ये Cl नीचे है तो Cl ऊपर दिखाई देगा, H नीचे, और यहाँ पर ये नीचे एच और सी H ऊपर और Cl नीचे। अब चेक करो कि क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, यस सर सेम है। तो दैट मीन्स इसके अंदर AaOS प्रेजेंट हो गया। दोबारा सुनो, इफ अ मॉलिक्यूल्स अपीयर इन इट्स मिरर इमेज, कब मिरर इमेज में आ रहा है? जब उसको 360 बाई एन अलोंग एन एक्सेस रोटेट करा रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट हो जाता है? AaOS प्रेजेंट आ रहा है। किसी मॉलिक्यूल्स को 360 बाई एन डिग्री पे रोटेट कराने पर अगर उसकी मिरर इमेज रियल स्ट्रक्चर की जैसी बन जाती है, तो मॉलिक्यूल्स में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? बताओ, ए क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। If a molecules appear in its mirror image rotated by 360 by n along an axis, then AaOS is present. सब molecules में AaOS present हो जाता है। It is clear? It is clear? Yes, sir. yes चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, है ना, कंपैरेटिवली, है ना, इजी लेते हैं, थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा CH3। यस और नो? अब मैंने क्या करा कि इस एक्सिस के अलोंग इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। 180 डिग्री पे रोटेट किया है भाई। तो बताओ 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा मैं, तो क्या मुझे यहाँ पर H, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ H दिखाई देगा? चेक करो भाई, यस सर। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या ले लिया, इमेज ले ली इसकी, वही नीचे रख दिया मिरर। बताओ, तो नीचे का मिरर लिखूंगा तो ऊपर क्या दिखाई देगा? H, नीचे कौन दिखाई देगा? CH3, यहाँ ऊपर कौन दिखाई देगा? CH3, नीचे कौन दिखाई देगा? H। तो बताओ क्या ये फिर से दोनों सेम हो गए? Yes, sir. बोलो भाई, क्या ये समझ में आया एग्जांपल आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जाए और उसकी मिरर इमेज एक्चुअल इमेज बन जाती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या मिल जाता है आपको? AaOS मिल जाता है। अब बात ये होती है कि क्या हमें हर बार किसी एक्सिस में रोटेट करा करके ही मॉलिक्यूल्स को चेक करना पड़ेगा? तो हमने कहा नहीं, जनरली होता क्या है कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स के पास COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसके पास, है ना, AaOS भी होगा, कंफर्म है। द कंपाउंड विच हैव COS विल आल्सो हैव AaOS। अगर किसी कंपाउंड के पास में COS है तो उसके पास AOS भी होता है। क्या इसके पास COS है? चेक कर लो, बताओ भाई, क्या इसके पास COS था? Yes, yes sir sir. इसीलिए इसके पास क्या मिल गया? AaOS मिल गया। और या सुनो, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल की बात करो, तो इससे पहले वाले एग्जांपल के पास देखो COS नहीं है, चेक कर लो आप, लेकिन इसके पास AaOS है। लेकिन जनरली आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। मतलब एक तरीका है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स पे तुमने COS चेक कर लिया है तो समझ जाओ उसके पास AOS होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिनके पास, है ना, COS होता है लेकिन AOS नहीं होता है, या ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास COS भी नहीं होता है फिर भी उसके पास AOS होता है। जैसे इसके पास COS नहीं है, दे हैव नो COS, बट इसके पास क्या है? AaOS है। लेकिन जनरली जो जिन मॉलिक्यूल्स के पास COS होता है उनके पास AOS होता है। ठीक है, समझिए ध्यान से और आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास, पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, नोट, note the compound which have the compound
compound which have COS will also have AAOS। ठीक है। अच्छा, एक और नोट समझिएगा ध्यान से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर किसी कंपाउंड के पास POS नहीं है और COS नहीं है तो गारंटेड है उसके पास AAOS भी नहीं होगा। द कंपाउंड which have no POS, no COS will also have no AAOS। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का POS नहीं है, COS नहीं है, तो भैया उसके पास AOS भी नहीं होगा, AAOS भी नहीं होगा। लेकिन जनरली मैंने बोला है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास POS नहीं होता है, COS नहीं होता है, लेकिन AAOS होता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल बनाया है, दिस वन। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है, स्पायरो मॉलिक्यूल्स है। ये स्पायरो मॉलिक्यूल्स है। अब हमें पता है स्पायरो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर Cl अबव द प्लेन है, यहाँ Cl बिलो द प्लेन है, ये प्लेन पे है तो ये हमारा आउट ऑफ प्लेन है, और ये इन द प्लेन है, ये इन द प्लेन है। और इसमें जो Cl रखा है मैंने, एक Cl बाहर, एक Cl अंदर, एक Cl अंदर और एक Cl बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, और ये मेरा बिलो द प्लेन है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये परपेंडिकुलर है, इस मॉलिक्यूल्स को मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया, 90 डिग्री पर। तो जैसे मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा, जो प्लेन पे था वो अबव द प्लेन आ जाएगा, और जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका ऐसा कि ठीक है ना, और ये आ जाएगा Cl, ये ऐसा, ये आ जाएगा बाहर की तरफ, और ये चला जाएगा अंदर की तरफ। घूम गया 90 डिग्री पे ये। और ये ऐसा बन गया। अब समझना है
अब मुझे इसकी लेनी है मिरर इमेज। अब आप पहले इसके पहले चेक कर लो, इस मॉलिक्यूल्स के पास ना तो पीओएस है और ना इसके पास सीओएस है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर रखी हुई है। जब रिंग परपेंडिकुलर है तो सीओएस कैसे आ जाएगा, और पीओएस कट मारोगे तो वैसे नहीं आ रहा ये। लेकिन जैसे मैंने इसकी मिरर इमेज ली, मैंने इसकी मिरर इमेज ली है, ठीक है। तो जो सीएल बाहर है वो तो बाहर ही नजर आएगा, जो अंदर था वो अंदर ही नजर आएगा, जो प्लेन पे था वो बाहर निकल गया, परपेंडिकुलर हो गया। भाई ऊपर वाला पहले आएगा ना नजर, भाई नीचे वाला पहले आ गया और उसके बाद ऊपर वाला, सॉरी ये ऐसा आ जाएगा। और यहाँ कौन आ जाएगा, Cl H Cl H। और चेक करो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल्स के पास भी क्या क्या, क्या प्रेजेंट है, AAOS। लेकिन ये ऐसा मॉलिक्यूल्स है, जनरली क्या होता है जिस मॉलिक्यूल्स के पास POS नहीं होता, COS नहीं होता, उसके पास AAOS भी नहीं होता। लेकिन यही एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास POS COS नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट होता है, AAOS प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, कायरल सेंटर। सर हाँ बेटा, टेट्राहाइड्रल sp3 एटम और ग्रुप, tetrahedral sp3 atom attached with four different group or atom, group or atom is known as chiral center, that is called chiral center। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई एक बार। तो मैंने एग्जाम्पल दिया और लिखा कि भाई ये C है, Cl है, Br है, H है, I है, तो दिस इज sp3, नो डाउट ये sp3 है। क्या अटैच ग्रुप भी डिफरेंट है? यस, ऑल ग्रुप इज डिफरेंट, ऑल ग्रुप डिफरेंट। अगर सारे ग्रुप डिफरेंट हैं तो इसके पास नो POS, नो COS एंड नो AAOS। तो इस कार्बन को आप कायरल सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, मैंने कहा नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, यहां पर मैंने H लगाया, यहां मैंने D लगाया, यहां मैंने T लगाया। चेक करो क्या दिस नाइट्रोजन इज sp3? यस क्या ऑल ग्रुप इज डिफरेंट? बोलो भाई, क्या इसके पास भी नो POS है, नो COS है एंड नो AAOS है? तो क्या ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया? लेकिन ये कायरल क्या है, कार्बन है, क्योंकि कायरल
किससे आ रहा है? कार्बन से। तो दिस इज कायरल कार्बन ऑल्सो, बट दिस इज नॉट ए कायरल कार्बन, दिस इज ए कायरल सेंटर। ये क्या है? कायरल सेंटर। जबकि कायरल सेंटर के साथ साथ अगर कायरल सेंटर का एटम कार्बन का है तो इसे आप कायरल कार्बन भी कह सकते हो। और एग्जांपल देखिए, जैसे O लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, और यहां लगाया D, यहां लगाया T, और यहां लगाया H। तो बताओ दिस ऑक्सीजन इज व्हाट? अगेन sp3। बताओ ये कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा? मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? बोलो। है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है? मेरी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। ऑल कायरल कार्बन आर कायरल सेंटर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बोलिए, एग्री? यस सर। क्या बोला मैंने? नोट समझिएगा ध्यान से। नोट है ऑल कायरल कार्बन आर कायरल सेंटर। ये भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर। ये तो कायरल सेंटर है ही सही, लेकिन कायरल कार्बन सिर्फ ये है, ये बाकी के दोनों कायरल कार्बन नहीं हो सकते। तो ऑल कायरल कार्बन आर कायरल सेंटर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बोलो भाई, सही बात है? Yes, yes, yes. अच्छा एक बात बताओ, क्या कायरल सेंटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में? क्या कायरल सेंटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? समझिए ध्यान से मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने पूछा CH3 CH Cl CH Br CH2 एंड CH3। बताओ इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हैं? तो चेक करो, क्या दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड? Yes, sir. दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिड। क्या इसके Yes, sir. पास अटैच ग्रुप चारों डिफरेंट है? क्या इसके पास भी अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट है? तो गारंटेड, अब पीओएस सीओएस चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ग्रुप डिफरेंट है तो गारंटेड इसके पास पीओएस सीओएस हाँ। एओएस नहीं होंगे। तो बताओ कायरल सेंटर कितने? 2। यस और नो? Sir, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। excuse me, sir. मैंने, हाँ बेटा, सर पूरा ग्रुप देखना है मतलब हाँ इस कार्बन से अटैच ग्रुप, एक CH3 एक H एक Cl, और ये पूरा एक ग्रुप नहीं बन जाएगा इसके ऊपर हाँ इस कार्बन के लिए? तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया ना। बताओ भाई, यहां चेक करो, बताओ कितने कायरल सेंटर हैं इसके अंदर? बोलिए भाई। 2 है 2 और 3? 2 2 और 3 सोच के बोलो एक बार। सर 3। इट हैव 3। 2 ठीक है, इट हैव 3। अच्छा, और देखिए एग्जांपल। अब मैंने लिखा CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O N, सॉरी, अब मैंने लिखा
H2 NH एंड CH3। बताओ कितने कायरल सेंटर हैं इसके पास? बोलो भाई, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से बताओ। 3 कितने? 1 3 1। इसके पास है एक, 3 तो ये वाला है, और एक ये नाइट्रोजन भी तो होगा। क्यों? हाँ। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी तो है। हाँ सर। तो कायरल सेंटर 2 और कायरल कार्बन 1 कायरल कार्बन 1। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लिखा CH3 CH2 CHBr CH2 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड C2H5 कायरल सेंटर कायरल कार्बन। बोलो भाई। सर 3 सर 3 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितने? 3। सर 3 और कायरल कार्बन 2। 2। अच्छा, 3 2 एक सेकंड, मुझे जरा मुझे बताओ, क्या पहला वाला कायरल है? 4 क्या पहला वाला कायरल है? नो सर दूसरा है? नो नहीं नो दूसरा सर। है? नो सर। तीसरा है? यस सर। यस सर। चौथा है? नो नो सर। सर। पांचवा है? यस सर। कैसे है No, पांचवा? जरा पांचवे का हाइब्रिडेशन बताना मुझे। sp2 sp2 नहीं नहीं सर। तो फिर कैसे इसे काउंट कर लिया भाई? नहीं है बस। नहीं, तुमने इसे काउंट कैसे कर लिया यार? इसका हाइब्रिडेशन sp2 है भाई। बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन। yes sir भैया चार गलत होगा कर रहे हो। दिस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस की कहानी है। दिस नाइट्रोजन इज नॉट sp3, दिस इज sp2। ये sp2 है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंडीशन है। क्या तुमने रेजोनेंस पढ़ा है? तो पढ़ा है। क्या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रेजोनेंस की कंडीशन है? बोलो। तो दिस नाइट्रोजन इज नॉट sp3, दिस इज sp2, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड था, लोकलाइज्ड था, और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये डीलोकलाइज्ड घूम रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। सो दिस इज sp3 नाइट्रोजन एंड दिस इज sp2 नाइट्रोजन, यानी कि इसके अंदर कायरल सेंटर भी 1 है और कायरल कार्बन भी 1 है। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं कि क्या सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं या थोड़े और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? बन सकते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन बना लेते हैं वो लोग। कैसे क्वेश्चन बना लेते हैं देखिएगा नेक्स्ट। वो क्या कर सकते हैं कि एक से ज्यादा, है ना, स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया CH, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया C2H5। पूछा बताओ भाई कितने कायरल सेंटर है? तो समझिए ध्यान से, हर एक कार्बन को आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक कार्बन को चेक करना पड़ेगा। दिस कार्बन इज sp3 लेकिन 3 हाइड्रोजन, sp2 2 हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज ए कायरल, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी। चेक करके देख लो, एक H लगा है इसके पास में, यहाँ 2 H हैं, कायरल नहीं है। ये वैलेंसी कायरल होगी, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल नहीं होगा, ये कायरल है, ये कायरल नहीं होगा, ये कायरल है, और इसके अलावा ये कायरल है। तो बताओ कितने कायरल कार्बन आ गए इसके अंदर? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
बताओ भाई, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? चेक करो भाई, बताओ कौन सा बताना है इसके अंदर, कौन सा समझाना है? बोलो भाई। यार वो जो बीच वाले नहीं है, बेटा क्या कह रहा हो बीच वाला? जो रिंग्स के बीच है ये वाले। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ये होगा या नहीं होगा ये पूछ रहे हो? हाँ, अच्छा, चेक करते हैं भाई ये होगा नहीं होगा। एक बात बताओ, सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो यहाँ पर H अटैच है, एक तो यहाँ पर H अटैच है, तो पहला ग्रुप तो डिफरेंट दिख ही रहा है, H तो डिफरेंट हो गया। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं, चेक करना ध्यान से। मैं इस कार्बन से पहले इधर चला, इधर, तो इधर क्या दिखाई दिया? C पर 2 H दिखाई दिया और एक C दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे इधर चलूं नीचे की तरफ, तो इस C से मुझे 2 C दिखाई दे रहे हैं और इस C से भी मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। बोलो भाई, तो ये दोनों तो इन दोनों की कंडीशन तो सेम नजर आ गई, इन दोनों की कंडीशन तो यहाँ तक तो सेम नजर आ गई, इसलिए दोनों को ग्रीन से दिखाया। और ये डिफरेंट है, बताओ ये लाइन समझ में आई नहीं आई? क्या जो येलो कलर दिखाया है वो डिफरेंट है नहीं इन दोनों ग्रीन से? यस सर। अच्छा, यस। आप समझो ध्यान से, तो 2 डिफरेंट हो गए भाई, ये भी तो डिफरेंट हो गया। कौन सा वाला? ये कलर, तो एक H हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए अपने पास डिफरेंट। अब आगे ढूंढते हैं। अब जो तुम्हें कलर ग्रीन दिखाई दिया था, अब उसकी बात करते हैं। जब तुम यहां से आगे बढ़े तो इस पर तुम्हें 2 H दिखाई दिया, 2 C दिखाई दिया, सॉरी, तो यहां पर भी तुम्हें 2 C दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ो, इन दोनों से इधर जाओगे तो C और Cl सेम दिखाई दे जाएगा। तो तुम इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को। अब इस कार्बन को जब तुम चेक करोगे तो इस कार्बन पे तुम्हें क्या दिखाई देगा भाई? इस पूरा कार्बन पे ग्रुप 2C इधर दिखाई दे रहे फिर से, और अगर तुम इस कार्बन पे पहुंचते हो तो इस कार्बन पे सिर्फ एक ही C दिखाई दे रहा है। तो क्या ये दोनों ग्रुप भी अलग different? हो गए। तो क्या ये ग्रुप डिफरेंट हुआ नहीं हुआ इसका? सर हो हो गए। गए। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपको? यस। बोलो भाई, तो क्या आपको कायरल सेंटर और कायरल कार्बन निकालना डायरेक्ट आ गया? अब बोलो। यस सर। यस। अच्छा, अगर हमने कायरल सेंटर या कायरल कार्बन निकालना सीख लिया तो बेसिकली हमने ये क्यों सीखा था? ताकि हम क्या पता लगा लें कि मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। इनएक्टिव है, और विदाउट हेल्प ऑफ POS, COS और AaOS, यही तो कर रहे थे हम लोग। अरे सुनो, जैसे इसमें सिर्फ 7 आ गए तो फिर ये पूरा ही हो जाएगा ना ऑप्टिकली एक्टिव। क्या? जैसे इसमें कायरल कार्बन आ गए सर, हाँ तो ये मतलब कुछ नहीं आए तो फिर भी हम इसे बोलेंगे ना सर। हाँ, ऑब्वियसली अगर एक भी कायरल सेंटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो तुम उसे ऑप्टिकली एक्टिव ही बोलोगे। ठीक सर। क्लियर? और एक से ज्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही सही वो। ओके, अब देखो, अब पैटर्न बदल रहा है अब हमारा। अब हम चाहते हैं कि यार देखो, हमने, है ना, मॉलिक्यूल्स में पहले तो हम एक्सपेरिमेंट पे अटके हुए थे कि यार ना एक्सपेरिमेंट से ही चीजों को समझ पा रहे थे। अब हमें ये पता लगा नहीं, अब हम थियोरेटिकली भी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब मेरी बात को फिर से समझो, फिर ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 2-chlorobutyne इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो जल्दी से सोच के बताओ 2-chlorobutyne इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और इनएक्टिव सब्सटेंस? जल्दी बताओ। बताओ भाई, 2-chlorobutyne इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव। 2-chlorobutyne इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव, इनएक्टिव? अरे बोलो यार। एक्टिव। फिर एक्टिव है, क्यों एक्टिव है? एक कायरल कार्बन एक कायरल कार्बन की वजह से। अब एक कायरल कार्बन की वजह से ये एक्टिव हुआ, तो हो सकता हो कि जब मैं इसे पोलरोमीटर ट्यूब में डालूं तो हो सकता हो
हो सकता हो कि वो लाइट को या तो है ना क्लॉकवाइज घुमा दे, सब्सटेंस यही है लेकिन लाइट को कैसे घुमा दे, क्लॉकवाइज। या हो सकता है कि वो लाइट को कैसा घुमा दे, बताओ, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से या प्लस से, या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। और अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। तो देखो ध्यान से, तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और सेकंड स्ट्रक्चर है यार, दोनों सेम ही तो है। ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन, ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन, लेकिन एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसीलिए दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्या बन गए एक दूसरे के, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बात ये हुई कि सर है ना, एक्सपेरिमेंट से तो ये बात पता लग गई हमें कि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे कि है ना ये क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज वाला है, या हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन है, तो कौन सा 2-क्लोरोब्यूटेन क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसकी नेमिंग कैसे करी जाएगी। जैसे जीआई के अंदर एक ही मॉलिक्यूल दो फॉर्म में आ रहा था, तो आपने सिस ट्रांस सिस्टम बताया था, या इजेड सिस्टम बताया था, या आपने सिन एंटी सिस्टम बताया। ऐसे इसमें कौन से सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, तो हमने कहा इसमें दो सिस्टम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कंपाउंड्स। तो पहली जो नेमिंग होती है उसे बोलते हैं हम डी एंड एल सिस्टम, और दूसरा होता है आर एस सिस्टम। दो सिस्टम है भाई साहब, डीएल सिस्टम है, आर एस सिस्टम है। जो डीएल सिस्टम है वो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आता है, बायोमोलिक्यूल्स के लिए आता है। और जो आर एस सिस्टम है वो सीआईपी सीक्वेंस रूल से आता है, सीआईपी रूल से आता है, जो आईयूपीएससी ने अडॉप्ट कर रखा है, जो आईयूपीएससी के पास है। क्योंकि सीआईपी सीक्वेंस रूल आईयूपीएससी का एक खेल बताया गया था, प्रायोरिटी सिस्टम बताया गया था ना। तो जो प्रायोरिटी सिस्टम से नेमिंग करी जाती है वो आरएस सिस्टम में डाल दी जाता है, और जो है ना डीएल सिस्टम में नेमिंग करी जाती है वो बायोमोलिक्यूल सिस्टम में डाल दिया जाता है। वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन हम पहले क्या सीखेंगे, आरएस सिस्टम को सीखेंगे। आरएस सिस्टम में अगर लाइट क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है तो आर बोला जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या बोला जाता है बताओ, एस बोला जाता है। ठीक है ना। अब समस्या सुनो ध्यान से। बोले सर ठीक है भाई, लाइट क्लॉकवाइज घूमेगी तो आर बोल देंगे, लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एस बोल देंगे। तो क्या लाइट हम देखेंगे, क्या हमें दिखाई देगा क्या लाइट घूमता हुआ, क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो सर क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का हमें कैसे पता लगेगा। तो फिर अब हमें मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो 3D में है, सारा खेल तो 3D का है ना। एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट से सब कुछ पता लगता है, लेकिन हम कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे। तो अब आपको मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, आपको 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में लाना पड़ेगा। कुछ रूल्स आएंगे, कुछ कंडीशंस लगाऊंगा, फिर उसके अंदर हम आरएस नेमिंग को सेट करेंगे। तो पहले आरएस नेमिंग को सेट करने के लिए आपको पहले उस मॉलिक्यूल्स को लिखना आना चाहिए, उस मॉलिक्यूल्स को लिखना आना चाहिए। अच्छा लिखोगे कैसे, मॉलिक्यूल्स तो 3D है और कॉपी पे लिख रहे हो आप, कॉपी तो 2D है। तो आप 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में पहले कन्वर्ट करो। पहले आपको उस 3D मॉलिक्यूल्स को कॉपी पे लिखना सीखना पड़ेगा। तो अब हेडिंग आ रही है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, 3D मॉलिक्यूल्स टू 2D मॉलिक्यूल्स। आप 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में कन्वर्ट कर दोगे और उसे कॉपी पे लिखना सीखो पहले। तो पहले आता है प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट
3D मॉलिक्यूल्स इन 2D मॉलिक्यूल्स। आप 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? जब पहले उसको 2D में बना लोगे तभी तो तुम RS लिखना सीख पाओगे उसके अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे नहीं, सारा खेल तो थियोरेटिकल चल रहा है हमारा। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? प्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स इन 2D। बोलो यस और नो। तो नेक्स्ट हेडिंग, projection of projection of 3D molecules to 2D molecules। तो ये सीखना पड़ेगा आपको। आप समस्या समझो कि इसमें हमारी हेल्प कई साइंटिस्ट ने करी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो साइंटिस्ट ने हेल्प करी, कई साइंटिस्ट ने हेल्प करी है। तो बेसिकली कौन कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प करी है? सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें मिलता है ना, फिशर का। इसीलिए हमने सबसे पहला प्रोजेक्शन भी स्टार्ट किया, वो फिशर प्रोजेक्शन स्टार्ट किया है, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा है ना पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है ना, उसको हम लोग है ना वेस्डेस प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं। wedge dash थर्ड है न्यूमैन। और जो फोर्थ है वो है शेहॉर्स। ठीक है भाई। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट 3D मॉलिक्यूल्स टू 2D। तो पहले ये सीखोगे और इसके सीखने के बाद फिर इसमें हाउ टू डिसाइड RS कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऐड करना है। क्लियर?